नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत यादव लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों आप? राजस्थान सेवा नियम कर लिए। राजस्थान सेवा नियम के बाद अपन ने जेएफएनडीआर कर लिया और अब अपना ऑडिटिंग चल रहा है और ऑडिटिंग का भी अपना आज से प्रारंभ करेंगे। फोर्थ नंबर टॉपिक, 3 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आप शेयर नहीं करते, ना ही आप अपने दोस्तों को बताते हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें दोस्तों। अब संपत्ति एवं दायित्वों का मूल्यांकन और सत्यापन की अपन बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज की क्लास में आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने कुछ रफ स्लाइड्स बनाई है, उनके माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो फेयर स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले ले। सबसे पहले मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट अवेलेबल करा रहा हूं। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 6 पेज हैं, इन पेजों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन जो पढ़ रहे हैं 7 के 7, लगभग 7 टॉपिक अपने सिलेबस में है। 7 टॉपिक में से दोस्तों 25 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन के लगभग एक टॉपिक से पूछेगा। तो ऑडिटिंग की प्रक्रिया अपनी इस प्रकार चलेगी, 3 क्वेश्चन के लगभग अपने एक टॉपिक से पूछेगा। तो प्रत्येक टॉपिक महत्वपूर्ण है और आसान सब्जेक्ट है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे और थोड़ा सा याद करने का प्रयास करोगे तो दोस्तों आसानी से इसके 25 क्वेश्चन में आप कर पाओगे। चाहे आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, और कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, उनको तो सिर्फ पढ़ना है। ये सब बातें उन्होंने लाइफ में कभी न कभी समझ रखी हैं। दोस्तों ये ऑडिटिंग अपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए कोई नई बात नहीं है। दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। दोस्तों अपना टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, टॉपिक का हेडिंग है आज का, संपत्ति एवं दायित्वों का मूल्यांकन और सत्यापन। दोस्तों वेरिफिकेशन करना। दोस्तों ऑडिटर का कार्य वेरिफिकेशन भी होता है, अपन पढ़ के आए थे पहले कि ऑडिटर का कार्य सत्यापन करना होता है संपत्तियों का, कि वास्तव में व्यापार में संपत्तियां हैं नहीं है, क्या है स्थिति, उस संबंध में संपत्तियों का सत्यापन भी करता है। तो सबसे पहले दोस्तों वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन ऑफ एसेट। एसेट का अर्थ होता है संपत्ति। तो दोस्तों व्यापार में, प्रत्येक व्यापार में संपत्ति होती है। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोल रखी है, तो दोस्तों आपके पास फर्नीचर भी होगा। दोस्तों माल जिसको कहते हैं अपन, सामान भी होगा आपके पास फर्नीचर भी होगा, चेयर भी होगा, कंप्यूटर भी हो सकता है आपके पास। इस प्रकार से आपके पास बहुत सारा क्या होती है, संपत्ति होती है। तो उनका भी समय समय पर व्यवसाय में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है दोस्तों? आपके पास मान लीजिए एक व्यापार के लिए एक बाइक ले रखी है, आप बाइक पर घूम घूम करके व्यापार करते हैं। तो दोस्तों प्रति वर्ष से जब आप लाभ ज्ञात करोगे कि मैंने कितने पैसे कमाए, तो दोस्तों आप अपनी बाइक का मूल्य, मान लीजिए आपकी बाइक 50,000 रुपए की थी। मान लीजिए आपकी बाइक, दोस्तों मैं व्यवहारिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 50,000 रुपए की आपकी बाइक थी। अब दोस्तों आपकी बाइक 50,000 रुपए की थी और आप क्या कर रहे हो, इसको व्यापार में काम में ले रहे हो। जब आप अपने 1 वर्ष हो गया आपको व्यापार करते, तो आप जानना चाहोगे कि 1 साल के अंदर मैंने कितना कमाया। और कमाने को ही क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। और नुकसान हो गया, कमाई नहीं हुई और घाटे में चला गया व्यापार, उसको हानि कहते हैं। हानि कहते हैं। तो दोस्तों लाभ हुआ या हानि हुआ, ये देखने के लिए आप क्या करेंगे,
ये जो अपनी बाइक है, ये 1 वर्ष बाद आपकी बाइक का भी तो मूल्य घटेगा, ये 50,000 की थोड़ी रहेगी। दोस्तों आप कोई संपत्ति खरीद के लाते हो, बाइक खरीद के लाए, लैपटॉप खरीद के लाए, तो दोस्तों उसका मूल्य 1 साल बाद आज के दिन जितने रुपए का उतना थोड़ी रहेगा। अगर आप बेचोगे तो वो कम में बिकेगी। तो आज 50,000 की बाइक है तो 1 साल बाद इसका मूल्य भी घटेगा। तो दोस्तों जो ये इसके मूल्य में जो नुकसान हुआ है, तो ये व्यापार की वजह से ही हुआ है, क्योंकि 1 वर्ष अपन ने इसको व्यापार में ला करके यूज किया है। तो दोस्तों इसके मूल्य में जो कमी होगी वो हमारी क्या है, हानि है। और इस हानि को हमारे लाभ में से घटा करके और फिर सही प्रॉफिट निकलेगा, सही लाभ का पता लगेगा। इसको भी इसकी हानि जो मान लो इसमें 10,000 रुपए की इसके मूल्य में कमी हुई, तो अब और अपना लाभ अपन ने 70,000 रुपए कमाया इस वर्ष, तो उसमें से ये 10,000 रुपए घटाएंगे तो सही लाभ 60,000 रुपए होगा। तो दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का मूल्यांकन क्यों करना आवश्यक होता है? सही लाभ हानि स्थिति का पता लगाने के लिए, व्यापार की सही स्थिति, सही लाभ हानि का पता लगाने के लिए वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। अब ये मूल्यांकन क्या है दोस्तों? ये एक साल बाद, आज अपनी 50,000 की, 1 साल बाद ये कितने रुपए की बचेगी, ये तय करना, ये पता करना कि आज 50,000 रुपए की है, 1 साल बाद ये कितने रुपए का इसकी कीमत बचेगी, ये पता करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये सही स्थिति व्यापार की पता करने के लिए, सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया जाता है। अब दोस्तों ऑडिटर का कार्य वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नहीं होता है। ऑडिटर क्या करता है, ये सत्यापन का भाग तत्व है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किसका है? सत्यापन यानी वेरीफाई करना कि इन्होंने वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स सही किया है या नहीं किया है, ये सत्यापन का भाग तत्व है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स आपसे पूछे सत्यापन का भाग है, तत्व है या नहीं है, तो आपको उत्तर क्लिक करना है, सत्यापन का भाग व तत्व है। अब वैल्यूएशन का मुख्य दायित्व किसका होता है दोस्तों? ये मूल्यांकन कौन करेगा? तो दोस्तों अपन व्यापार आप कर रहे हैं, तो दोस्तों लाभ हानि आप ही जानना चाहेंगे आपके व्यवसाय का। तो ये दोस्तों मूल्यांकन, बाइक का मूल्य 1 साल बाद कितने रुपए होगा, ये मूल्यांकन करने का दायित्व भी आपका स्वयं का होगा, यानी कि मैनेजमेंट का होगा, प्रबंधन का होगा, संस्था के मालिकों का होगा। तो वैल्यूएशन का मुख्य दायित्व किसका होगा? संपत्तियों के मूल्यांकन का मुख्य दायित्व पूछे तो मैनेजमेंट का होगा। अंकेक्षण का कार्य प्रबंधकों द्वारा वैल्यूएशन की जांच करना है। अब ये जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का मूल्यांकन जो प्रबंधकों ने कर लिया, लाभ हानि भी अपना ज्ञात कर लिया, अब अंकेक्षण उनके व्यापार को चेक करने के लिए आ रहा है कि उन्होंने किस प्रकार से लाभ हानि कमाया और उन्होंने सही रूप से ज्ञात कर रखा है या नहीं। तो दोस्तों वो वैल्यूएशन, मूल्यांकन ऑफ संपत्तियों का मूल्यांकन को भी देखेगा कि सही रूप से ये जो वैल्यू निकाली है इस बाइक की, 40,000 रुपए बचेगी 1 वर्ष बाद, ये सही निकाली है नहीं, ये चेक करेगा। तो अंकेक्षक का कार्य प्रबंधकों द्वारा वैल्यूएशन की जांच करना है कि सही किया है या नहीं। वैल्यूएशन की औचित्य का पता लगाना है कि मूल्यांकन विधि सही है, यानी कि इन्होंने जो इसको बाइक को 40,000 पे मूल्यांकित किया है, तो ये मूल्यांकन की विधि औचित्यपूर्ण है या नहीं, इन्होंने सही विधि काम में ली है या नहीं, सही रूप से मूल्यांकन किया है या नहीं। सिर्फ ये पता लगाना ही अंकेक्षक का कार्य है। संपत्तियों का मूल्यांकन अंकेक्षक का कार्य नहीं है, लेकिन सत्यापन का भाग है, वेरिफिकेशन का भाग संपत्तियों का मूल्यांकन भी है। अब दोस्तों हदी मूल्यांकन, मान लीजिए हदिक पर मूल्यांकन कर दिया संपत्ति का, कैपिटल से डिविडेंड बांटने का रिस्क। तो दोस्तों ये मामला समझाता हूं, एक बार आपको बैलेंस शीट पे लेके चलता हूं। दोस्तों इस प्रकार से संपत्ति कंपनी की होती है बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट में क्या दर्शाया जाता है, एक साइड जो संपत्तियां होती है, एसेट्स साइड संपत्ति की साइड होती है, ये लायबिलिटी साइड दायित्व साइड होती है। जब संपत्ति साइड में दोस्तों जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है व्यापार में, तो उसके रुपए लिखे जाते हैं, फिर फर्नीचर है व्यापार में, उसके रुपए लिखे जाते हैं, मशीनरी है उसके रुपए, डेबिटर्स यानी लोगों को उधार दे रखा है तो वो उधार वापस भी आएगी, तो वो अपनी एक तरह से संपत्ति हुई, तो उसको भी लिखा जाता है, और कैश को भी यहाँ पे लिखा जाता है अपने पास जो है। तो ये सब संपत्ति है अपनी। नगद अपने पास रुपए होते हैं वो भी संपत्ति होती है, अपन ने किसी को उधार दे रखे वो अपनी संपत्ति है, भविष्य में वापस आएगी। मशीनरी भी अपनी संपत्ति है, फर्नीचर भी अपनी संपत्ति है, लैंड एंड बिल्डिंग भी अपनी संपत्ति है।
अब दोस्तों इधर लायबिलिटी, दायित्व क्या क्या होता है दोस्तों, दायित्व साइड में क्या क्या लिखा जाता है दोस्तों। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, आप तो बस ये फॉर्मेट ध्यान रख ले यहाँ पे। फिर अपन समय रहेगा और मुझे लगेगा कि मुझे अकाउंटिंग भी करानी चाहिए, ऐसा अगर मुझे आभास होगा और आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो वो समय के अनुसार देखेंगे। तो दोस्तों लेकिन ये आप तो फॉर्मेट ध्यान रख लें कि एक साइड संपत्तियां होती हैं बैलेंस शीट में, एक साइड लायबिलिटी होती है, दायित्व होते हैं। दायित्व क्या क्या होते हैं दोस्तों, किसी भी संस्था के दायित्व। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे अपन ने माल उधार खरीद रखा है। व्यापार करते हैं तो अपन भी उधार खरीदते हैं और उधार बेचते भी हैं। जिनको उधार बेचते हैं उनसे तो पैसा आएगा, तो वो तो अपनी संपत्ति है। जिनसे उधार खरीदा है उनको अपने को चुकाना है, तो दायित्व वही लायबिलिटी साइड आएगा, क्रेडिटर्स। लोन एंड एडवांस, किसी से लोन ले रखा है व्यापार के लिए, तो दोस्तों ये भी अपना दायित्व है, तो इसको भी इस साइड से घटाएंगे। अब ये व्यापार के लिए लोन लिया है, तो ये इन्हीं संपत्तियों को खरीदने में इन्हीं में से किसी के लिए काम आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये लोन लिया था मैं घर ले गया, तब तो यहाँ थोड़ी दिखाया जाएगा। ये व्यापार के लिए लोन लिया है तो इस साइड दायित्व साइड दिखाया जाएगा, यानी कि इनमें से घटेगा। टोटल ये संपत्तियां हैं, संपत्तियों में से दायित्व घटा देंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि व्यवसाय में एक्चुअल में पूंजी कितनी है। मान लीजिए आपके व्यापार में बिल्डिंग है, लैंड है, उसका फर्नीचर है, मशीन है, डेबिटर्स है और कैश है, आपके पास जो जो संपत्तियां उनको जोड़ करके और आपको जिन जिन व्यक्तियों को पैसे चुकाने हैं वो घटा देंगे, तो ये पता लग जाएगा कि आपके पास एक्चुअल में कितने रुपए की संपत्ति है। तो दोस्तों आर्थिक स्थिति बताता है कि व्यापार की वास्तव में आर्थिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये सरप्लस है, रिजर्व है, पीएनएल है, ये तो नहीं बांटेंगे प्रॉफिट। तो इन दोनों को अगर घटा देंगे तो ये मालिकों की टोटल संपत्ति आ जाएगी कि कितने रुपए की संपत्ति है। टोटल मालिकों की संपत्ति एसेट्स में से दायित्वों को घटा देंगे तो उनकी कुल पूंजी आ जाएगी कि कितने रुपए उनके पास हैं। ये लाभ और प्रॉफिट पड़ा है, उनका रिजर्व, सरप्लस और कैपिटल, ये सब जोड़ देंगे तीनों को, तो मालिकों की कितने व्यापार में पूंजी लगी हुई है ये आ जाएगा। संपत्ति कितनी है, व्यवसाय की स्थिति कैसी है, ये पता लग जाएगा। तो दोस्तों अब अपने पॉइंट पर आते हैं। आपको मैंने बैलेंस शीट समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों अधिमूल्यांकन करने पर डिविडेंड का रिस्क रहेगा। आप बैलेंस शीट में देखना, अधिमूल्यांकन मान लीजिए ये 50,000 रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग दोस्तों 50,000 रुपए है, और इसको 50,000 नहीं दिखा करके उसने ऐसे मूल्यांकन की विधि अपनाई। इस लैंड और बिल्डिंग का इस वर्ष उसने क्या क्या मूल्यांकन किया कि मेरे कितने की है, तो उसने तो मान लिया कि मेरी 70,000 की बिल्डिंग है। 70,000 की बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मान ली। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 20,000 रुपए उसने अधिक मान ली, और वास्तव में उसकी बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य होना चाहिए 50,000। उसने गलत मूल्यांकन कर लिया अपनी संपत्ति और बिल्डिंग के मूल्य का, तो गलत मूल्यांकन कर लिया, तो 20,000 रुपए से यहाँ पे बढ़ गया। इधर अगर 20,000 रुपए बढ़ रहे हैं, तो इसमें से अगर ये राशि घटाएंगे लोन और एडवांस, तो दोस्तों इधर 20,000 अधिक है। इस सब के टोटल में से अगर ये दोनों लोन है जो किसी को चुकाना है वो घटाएंगे, सारी संपत्तियों के मूल्य में से लोन और एडवांस और जिन जो रुपए किसी को चुकाने उनको घटाएंगे, तो दोस्तों बची हुई उसकी संपत्ति आएगी। तो वो संपत्ति का मूल्य क्या आएगा, अधिक आएगा, अधिक आएगा। और अधिक आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट पर अधिकार किसका होता है, मालिकों का होता है। तो दोस्तों इनको पूंजीकरण कर दिया जाएगा, और पूंजीकरण करने को डिविडेंड कहते हैं। मतलब कि मालिकों को भुगतान कर दिया जाएगा। मालिक व्यापार में से अपने लाभ को निकाल के लेके जा सकते हैं। मान लो दो पार्टनर है ए और बी इस व्यापार में, तो दोनों को आधा आधा बांट दिया जाएगा। तो पूंजीकरण का अधिकार है, तो 10-10 हजार रुपए ये भी बट गए, जो यहाँ पे इसने गलती से गलत मूल्यांकन करके अधिक लिखा था। तो डिविडेंड बांटने का यानी कि लाभ बंटने का रिस्क रहता है। अब दोस्तों अंकेक्षण मूल्यांकन करता नहीं है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अंकेक्षण मूल्यांकन करता नहीं है
अंकेक्षक क्या नहीं है, एक मूल्यांकन करता नहीं है दोस्तों। वैल्यूएशन करने का, संपत्ति के मूल्य का मूल्यांकन करने का कार्य अंकेक्षक का नहीं होता। वो तो मूल्यांकन के आधार की जांच करता है कि मूल्यांकन व्यवसाय वालों ने मूल्यांकन सही किया है या गलत किया है संपत्ति का। वो तो सिर्फ चेक करेगा, बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्ति का मूल्यांकन सही किया है नहीं किया है। मूल्यांकन करना अंकेक्षक का कार्य नहीं है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो इस पॉइंट को याद रखना। मूल्यांकन, अंकेक्षक एक मूल्यांकन करता नहीं है, अंकेक्षक एक मूल्यांकन करता नहीं है। उसका तो क्या है, आधार की जांच करता है कि सही रूप से मूल्यांकन हुआ है नहीं हुआ। अब दोस्तों लागत मूल्य, ये कुछ शब्द हैं जो मूल्यांकन जब करते हैं किसी संपत्ति का, क्या करते हैं, मूल्यांकन। और मूल्यांकन होता क्या है दोस्तों, मूल्यांकन होता है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है कि संपत्ति का मूल्य कितना है, ये होता है मूल्यांकन की। आज के दिन संपत्ति का मूल्य कितना होना चाहिए, किस हिसाब से संपत्ति में लागत आई है, वो मूल्य ज्ञात करना ही मूल्यांकन है। तो दोस्तों लागत मूल्य क्या कहते हैं, ये शब्दावली काम आती है। मूल्यांकन जब करते हैं तो इन मदों के आधार पे करते हैं, तो इन मदों का अर्थ समझना आवश्यक है। तो लागत मूल्य का अर्थ क्या है ये समझ रहे हैं अपन। तो दोस्तों नई संपत्ति खरीदता है कोई, मान लीजिए आप 50,000 रुपए की कोई संपत्ति क्रय की, ठीक है दोस्तों, 50,000 रुपए की आपने क्या करी, मशीन क्रय की। आपका कोई व्यवसाय है और उसमें कोई मशीन काम आती है, 50,000 रुपए की आपने मशीन क्रय की। अब दोस्तों मशीन क्रय की 50,000 रुपए की, एक तरह से अब मैं आपको कहूं कि मान लीजिए 50,000 की आपने मशीन क्रय की। अब दोस्तों इसको लाने पर भी लागत मूल्य क्या होगा, जो लागत मतलब इसमें मशीन को लाने में, लगाने में जो खर्चा लग रहा है वो लागत मूल्य होता है। तो दोस्तों लाने में लगने वाला भाड़ा, दोस्तों अब ये मशीन खरीदी मान लो अपन ने जयपुर से, और अपन आपका व्यवसाय कहाँ पे है, अजमेर। तो यहाँ पे लाने में जो किराया लगेगा रास्ते में, जिस किसी साधन में रख के लाएंगे, तो वो भी तो दोस्तों मशीन की लागत है। तो दोस्तों भाड़ा ये भी जुड़ेगा इसमें। मान लो ये है 500 रुपए। स्थापना व्यय, अब इस मशीन को लगाने के लिए भी खर्चा होगा, सेट करवाना पड़ेगा, किसी से इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहाँ पे ये मशीन लगेगी, टीन सेट लगाना पड़ेगा ऊपर मान लो, ताकि ये मशीन बारिश में भी इसमें काम किया जा सके, इस मशीन पे बारिश से भीजे नहीं। तो जो जो इस पे स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, जो जो खर्चा करना पड़ेगा, इसको उतरवाना भी पड़ेगा, मजदूरी लगेगी उसकी भी, इसको सेट करवाने के लिए इंजीनियर बुलाना पड़ेगा। तो स्थापना व्यय वो भी इसमें जुड़ जाएंगे, मान लो 1,000 रुपए। अब ट्रायल रन दोस्तों, इसको चला के देखना पड़ेगा 1 घंटे तक, तो मान लो 500 रुपए का ये मशीन, 1 घंटे तक इसको चला के भी देखना पड़ेगा, तो मान लो इसका 500 रुपए का ये तेल खा जाएगी या लाइट खा जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया इसकी लागत में ट्रायल। और मजदूरी दो जो इसको सेट करेंगे, उतरवाने रखवाने का जो कार्य करेंगे, उनकी मजदूरी मान लो 500 रुपए। तो दोस्तों ये सारी चीजों को जो जो उसको वहां पे ला करके, अपने व्यवसाय में ला करके सेट करने, यानी कि पुट टू यूज, यूज करने योग्य स्थिति तक लाने तक के जो भी खर्चे होते हैं, कि अब बस अब इसको काम में ले सकते हैं, अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको सेट करवा दिया, इसको लाके लगा दिया, तब तक के सारे खर्चे लागत में जुड़ते हैं, लागत मूल्य में जुड़ते हैं। तो ये सब लागत मूल्य में जुड़ जाएंगे। तो आपसे पूछे लागत मूल्य में शामिल है तो परचेज कॉस्ट भी शामिल होती है, लाने का भाड़ा भी, कस्टम ड्यूटी होती है, अगर अपन विदेश से आयात करते हैं तो ये एक टैक्स लगता है, ये भी इसमें जुड़ता है। स्थापना का खर्चा भी, ट्रायल रन का खर्चा भी, कोई मजदूरी लगी है लाने में तो भी, वो भी, ये सब जोड़ते हैं तो लागत मूल्य आता है मशीन का। अब अपन ने मान लो नई नहीं खरीदी, ये तो नई खरीदने की बात थी। अब पुरानी संपत्ति है, तो दोस्तों रिपेयर और मेंटेनेंस, पहली बार मान लो संपत्ति कर लिया आपने 50,000 की, और दोस्तों उसमें 10,000 रुपए उसको ठीक करवाने में, कहीं से पुरानी मशीन खरीद के लाए तो पुरानी है, तो दोस्तों उसमें कुछ कल पुर्जे घसे हुए होंगे, अपने को उनको बदलवाना पड़ेगा, तो 10,000 खर्चे हुए, तो आपकी मशीन की लागत आपसे पूछे तो 60,000 रुपए होगी।
पुरानी मशीन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा लागत में जुड़ता है। आपसे पूछ सकता है पुरानी मशीन करे कि उसकी लागत में निम्नलिखित में से जुड़ेगा, परचेज मूल्य जुड़ेगा, लगाने का भाड़ा जुड़ेगा, स्थापना व्यय जुड़ेगा, रिपेयर मेंटेनेंस जुड़ेगा, तो रिपेयर मेंटेनेंस भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेंगे। तो इनके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस भी जुड़ जाएगा अगर पुरानी मशीन लाए हैं तो। अब बाजार मूल्य क्या होता है दोस्तों, जिस दिन अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन धन राशि चुकानी पड़े। मान लो आज ही के दिन कोई नई संपत्ति खरीदे, अपने पास जो संपत्ति है वो नई खरीदे आज के दिन बैलेंस शीट बनाने की तारीख को, तो जितने रुपए चुकाने पड़ेंगे अपने को वही बाजार मूल्य है। धन राशि चुकानी पड़ेगी आज के दिन, वही बाजार मूल्य। अब दोस्तों बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य, ये क्या होता है दोस्तों, बैलेंस शीट में प्रदर्शित मूल्य, जो बैलेंस शीट में अपन ने संपत्ति दिखा रखी है, यहाँ पे इसने 70,000 रुपए, तो ये पुस्तक मूल्य है। पुस्तकों में दिखाया गया संपत्ति का मूल्य ही पुस्तक मूल्य कहलाता है। बैलेंस शीट में दिखाया गया मूल्य पुस्तक मूल्य कहलाता है। तो आपसे बुक वैल्यू पूछे, पुस्तक मूल्य पूछे, तो बैलेंस शीट में प्रदर्शित मूल्य है। वसूली मूल्य, अब वसूली मूल्य क्या होता है दोस्तों, बैलेंस शीट की डेट को, जिस दिन बैलेंस शीट बनती है उस तारीख को अगर संपत्ति को क्या करें अपन बेचें, अपने पास मशीन है 5 साल पहले खरीदी थी 50,000 की, आज अपन 5 वर्ष बाद अगर बेचेंगे तो मान लो अपने को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, मिलेंगे आज के दिन, बेचें तो कितने रुपए मिलेंगे, ये अनुमान ही वसूली मूल्य है कि आज के दिन अगर इसको बेचेंगे तो 10,000 मिलेंगे, तो ये वसूली मूल्य हो गया। अब प्रतिस्थापन मूल्य, पुरानी मशीन को देकर के नई लगाने में जो खर्चा आएगा, मान लो अपनी 50,000 की मशीन 5 वर्ष पहले लाए थे, 10,000 में आज के दिन वो बिकेगी और 60,000 रुपए में आज के दिन नई आएगी, तो इसको 10,000 को घटा देंगे जितने में अपनी पुरानी मशीन बिकेगी। प्रतिस्थापन यानी कि पुरानी के स्थान पे नई मशीन को लगाने के लिए जो खर्चा आएगा, तो पुरानी को बेचेंगे, वो 10 की बिकी, 60 में नई आई, तो जो स्थापना का व्यय होगा वो 50,000 होगा। मान लो यहाँ 50,000 में नहीं आएगी, 10,000 की अपनी पुरानी मशीन बिकेगी, तो दोस्तों ऐसा करके अपने पास 40,000 का क्या हो जाएगा, स्थापना मूल्य, प्रतिस्थापन मूल्य हो जाएगा। आप तो ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन मूल्य हो जाएगा ये। अपलिखित मूल्य पूछे अब आपसे, तो ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है, कॉस्ट प्राइस अपन ने जो अभी ज्ञात की थी, ये कॉस्ट प्राइस है। नई मशीन खरीदेंगे उस पर ला करके पूरा सेटलमेंट करने के लिए जो खर्चा लगता है वो लागत मूल्य में जुड़ता है, और लागत मूल्य को ही कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस में से जो लागत आई थी मशीन की, उसमें से क्या कर देंगे, अब तक चुकाया गया डेप्रिसिएशन घटा देंगे, मूल्य ह्रास घटा देंगे। अब ये मूल्य ह्रास शब्द क्या होता है दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं तो दोस्तों आपके सिलेबस में शायद डेप्रिसिएशन टॉपिक भी है, वहां पे आपने मूल्य ह्रास अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा तो दोस्तों अपन इस मूल्य ह्रास को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अधिक समय अपन नहीं देंगे क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग के आधार पे ही चलेंगे। अब तक लग चुका डेप्रिसिएशन, तो दोस्तों ये डेप्रिसिएशन का मामला क्या है समझिएगा। मूल्यह्रास, दोस्तों मूल्यह्रास होता क्या है, मान लो 50,000 की संपत्ति आपने खरीद ली दोस्तों, आप 1 वर्ष बाद बेचना चाहोगे, 2 वर्ष बाद मान लो बेचना चाहोगे, तो दोस्तों आपकी ये मशीन 50,000 रुपए में बिकेगी। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये 50,000 रुपए में बिल्कुल नहीं बिकेगी। 2 वर्ष बाद इसके मूल्य में क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। ह्रास यानी कमी हो जाएगी, मूल्य में कमी हो जाएगी। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद बेचेंगे तो मूल्य में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मूल्य ह्रास हो जाएगा। तो प्रति वर्ष इसके मूल्य में कमी हो रही है व्यवसाय में, तो इसको कमी को ही क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। अब इसकी लागत क्या है, लागत दोस्तों 50,000 है प्रारंभ में। अब ये मूल्य ह्रास 2 वर्ष तक इसका मान लो 5,000 रुपए मूल्य हर वर्ष घट रहा है, तो 2 वर्ष बाद माइनस इसको कर देंगे 10,000, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या बचेगा, इसका मूल्य 2 वर्ष बाद 40,000 रुपए बचेगा। तो पुस्तकों में इसको 40,000 पर जो दिखाया जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, कोस्ट, इसको कहते हैं अपलिखित मूल्य।
अब तक के लगे हुए डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य में जो कमी हुई है उसके में उसको जो घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचता है उसको क्या कहते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं अपलिखित मूल्य, WDV भी बोलते हैं। यानी कि उसकी लागत में से अब तक के जो उसकी मूल्य में जो कमी हो गई, ह्रास हो गया। अब ह्रास किसी भी कारण से होता है, मशीन पुरानी होने की वजह से, घसने की वजह से, या प्रचलन की वजह से, समय गुजरने की वजह से मूल्य ह्रास होता है, मूल्य में कमी होती है, तो उसको अपलिखित मूल्य कहते हैं। उस कमी वाले मूल्य को लागत में से घटाने पर जो आता है वो अपलिखित मूल्य आता है। अब दोस्तों अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू होता है कबाड़ी के रूप में देना, एक तरह से कबाड़ के रूप में मशीन को बेचना। मान लो 5 वर्ष मशीन का जीवन काल था, अब वो कबाड़ हो चुकी है, बिल्कुल कोई काम की नहीं है, तो अब वो कितने में बिकेगी उसको स्क्रैप मूल्य कहते हैं। जीवन काल समाप्ति पर विक्रय पर प्राप्त मूल्य को क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। तो दोस्तों जो अपन ने जो परिभाषाएं पढ़ी कि अपलिखित मूल्य क्या होता है, अवशिष्ट मूल्य क्या होता है, प्रतिस्थापन मूल्य क्या होता है, इन्हीं के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। ये सारी मदें जो अपन दे रखी हैं, प्रतिस्थापन मूल्य, अपलिखित मूल्य, अवशिष्ट मूल्य, इन सब को ध्यान में रख करके इन सब के आधार के सूत्र होता है, इन सब के आधार पर एक सूत्र होता है, उसके आधार पर संपत्ति का होता है मूल्यांकन। और मूल्यांकन की बहुत सारी क्या होती है, विधियां होती हैं। उन विधियों में से कोई एक विधि काम में ली जाती है, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ये अकाउंटिंग में अपन पढ़ते, लेकिन अब आप अकाउंटिंग में अपने मूल्यांकन टॉपिक पता नहीं है या नहीं है मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में। तो दोस्तों ये हुई स्थिति आपकी है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों अब आप एक काम करना, दोस्तों आपको एक मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये है दोस्तों, अब तक ऑडिटिंग के जितने भी आपने नोट्स बना लिए, जितने भी पेज के आपने नोट्स बना लिए, उन सब पेज का दोस्तों आपको रिवीजन करना है, साथ साथ आपको रिवाइज करना है और उनको याद करना है, ताकि दोस्तों 3-4 दिन बाद जब अपन क्वेश्चन पेपर करने प्रारंभ करें, ऑडिटिंग के क्वेश्चन जब करने प्रारंभ करें, तो दोस्तों आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आए और आपका आत्मविश्वास लेवल बने और आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जो लिखवाया गया है, जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक एक पॉइंट जो अपन ने अब तक पढ़ा दिया उन सब के मैं उम्मीद करता हूँ नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो नोट्स बना लें और फिर इनको रिवाइज कर लें, याद कर लें। फिर आप अपन जैसे ही ऑडिटिंग समाप्त होगी, 5-4 दिन का समय और लगेगा, उसके बाद में अपन फिर इनको क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं अगर अब आगे फिर अपने को क्या करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।